MLII-101 यूनिट 7 नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्रोग्राम। इसमें भी मैं बुक ही पढ़ूँगा, उसके बाद जो उसका मलाई निकलेगा बुक को पढ़ने के बाद उसको मैं अलग करूँगा। जो उसका शॉर्ट नोट समरी होगा, आफ्ट्रैक्ट होगा, उसको मैं बाद में बना दूँगा। अभी तो जस्ट बुक रीड ही करने जा रहा हूँ। तो जिसको समरी चाहिए वो ये वीडियो ना देखे, जिसको डीप नॉलेज चाहिए पूरी बुक का कुछ ही मिनट में, और वो इस वीडियो को देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ लोग सोचते हैं बस हेडिंग बता दो, हम बना के लिख देंगे। तो ये शीत युद्ध वाले जो मेरा वीडियो सुने होंगे लेक्चर, वो शीत युद्ध वाले जानते हैं क्या। चलो देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो इसमें एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन सिस्टम, और दूसरा है सोशल साइंसेस के बारे में, और है फिर उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ के बारे में। सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ ये दोनों अलग अलग बातें हैं, और ये कई बार पूछा गया परीक्षा में। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो शुरू करते हैं। देखो मैं अपने बुक में अंडरलाइन वगैरह करता हूँ, तो इसीलिए इसमें इस तरह से मैं नहीं दिखा पाता। ये देखो इसमें अक्सर मैं करता था ना सेलेक्ट करके, अच्छा इसमें हो नहीं रहा यार। दरअसल ये आज मैंने एप्लीकेशन से खोला हुआ, जो ई ज्ञान एप्लीकेशन है, ई कंटेंट वाला इग्नू का, उससे खोला, डाउनलोड नहीं किया। तो आप एक बार देखो। चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इन्फॉर्मेशन इज़, देखो क्या है, इंट्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट होता है पढ़ने का, क्योंकि पूरा बेस पता चलता है। कई बार मैंने इंट्रोडक्शन स्किप किया है, बट वो मज़ा नहीं आया पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्फॉर्मेशन इज़ वाइटल रिसोर्स फॉर कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ नेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है किस चीज़ के लिए? कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इंफॉर्मेशन प्ले ए की रोल इन एजुकेशन, training, research and knowledge development. Recognizing the importance of information in education and research, Government of India has been making consistent efforts in setting up libraries and documentation centers, along with the growth of academic and research institutions in the country since independence. इंफॉर्मेशन जो है वो नॉलेज, रिसर्च और एजुकेशन, इन तीनों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंस से ही बनाना शुरू कर दिया है। इन एकेडमिक सेक्टर अगर हम लोग देखें तो इन एकेडमिक सेक्टर एफर्ट्स हैज़ बीन मेड टू सेट अप लाइब्रेरीज एट स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल. Government have been strengthening public library system to cater the information required for जनरल पब्लिक. जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो उनके लिए लाइब्रेरीज़ की व्यवस्था की, और जनरल पब्लिक के लिए इन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम डेवलपमेंट किया. तो 3 ये इंस्टीट्यूशंस इन्होंने बनाए. अब आप देखोगे हर जगह लगभग अवेलेबल है, हालांकि गाँव में नहीं है, मैं शहरों में देख रहा हूँ. इन R&D सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर, लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैव कम इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, social sciences and humanities. You have already been acquainted with activities of some of information centers. Information centers के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ रखे हैं. That are operating in national level such as, कुछ हम लोगों ने नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस को पहले ही पढ़ रखा, उसका एग्जांपल्स में देखा था हम लोगों ने. तो इसमें निस्केयर हो गया, इंसडॉक हो गया, डेसीडॉक हो गया, नेसडॉक हो गया, सेंडॉक हो गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ रखे थे. In advance in computer and communication technologies paved the way for the computerization of information resources and networking of different organizations for sharing and exchange of information. To reap the benefits of emerging technologies, India recognized the need for strengthening the information base in the country by integrating different information agencies into well-knit information system. Consequently, Government of India took several initiatives, particularly from 1975 onwards, by launching new programs and setting up new institutions. तो ये पूरा इन लोगों ने बताया कि कैसे कैसे पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम और प्रोग्राम इन लोगों ने बनाया है. और दरअसल इसी को हम लोग एलोबरेट करेंगे आगे चल करके. जो ये इंट्रोडक्शन में ये सब बता रहा ना कि ये नेस्डॉक, इंसडॉक ये सब बनाया है. फिर इंडिया ने किस तरीके से निसेट वगैरह प्रोग्राम शुरू किया था. उसके बाद फिर ये डेलनेट, इन्फ्लिपनेट, ये सारी चीज़ें आई.
फिर उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा जैसे बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सेंटर्स इन लोगों ने बनाया। फिर जिस तरह से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ आगे बढ़ती गई, ये लोग ये सारी चीज़ें बढ़ाते गए और ये पूरा डेवलपमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जान लेते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम और प्रोग्राम्स कौन कौन से थे साइंस और टेक्नोलॉजी में। If we consider the amount of money spent on education, research and development activities in various discipline or subject field in the country, we can easily find that major portions such as expenditure goes every year to science and technology. IIT, IIM ये सब IIT मेनली उस पर सबसे ज़्यादा ये खर्च किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस पर और मेडिकल साइंसेस पे भी। रादर देन सब्जेक्ट फील्ड्स आर्ट्स सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज़ इस पर कम ही खर्च होते हैं आर्ट्स सोशल साइंसेज में। It has been observed that major portion of this is investment in science and technology spent in building up and maintaining good libraries and information centers. In India, therefore, has well-developed library and information systems in the country in the most of the disciplines covered by science and technology, like agricultural science, medical science, atomic energy, space science, engineering and technology. To cover all libraries and information centers in science and technology opening इन द कंट्री एंड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ यूनिट। तो इसमें मेनली जितना भी एजुकेशन बजट एंड ज़्यादा फोकस एक्सपेंडिचर गया है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे चीज़ें पे गया है, जिससे हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं या जो DPSP आप लोगों ने पढ़ा होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये आपके संविधान के भाग 4 में है। ये गाइड करते हैं कि भारत सरकार को कौन कौन से काम करने चाहिए, तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और राइट टू एजुकेशन तो फंडामेंटल राइट भी बनाया गया 2002 में आई थिंक। तो ये आर्टिकल 21 के अंदर ये फंडामेंटल राइट भी है अपना। तो इसमें देखो निसेट सबसे पहले इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी निसेट। तो ये कुछ चीज़ें आपको फुल फॉर्म याद करनी पड़ेंगी। तो ये क्या है कि निसेट प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च DSIR के द्वारा ही बनाया गया विद ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरलिंकिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंटरलिंकिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज सिस्टम्स एंड सर्विसिंग एंड इनटू एन इफेक्टिव नेटवर्क अंडर ओवरऑल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। तो निसेट का ये प्रोग्राम था और इसके फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव से सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस, दूसरा है प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सर्विसेज। सबसे पहला डेवलपमेंट था, दूसरा प्रमोशन था। फिर इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन किससे? मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज़। तो इसमें मेनली सबसे पहले इंफॉर्मेशन सर्विसेज और टेक्निक्स के बारे में बात किया जाता है। सबसे पहले उसका डेवलपमेंट किया इन्होंने, उस पर फोकस करेंगे, प्रमोशन पे फोकस करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी दुनिया में क्या रिसर्च चल रहे हैं वो होना ज़रूरी है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जैसा DRDO आजकल काफ़ी ज़्यादा नए नए प्रोडक्ट्स, इसरो काफ़ी नए नए प्रोडक्ट्स बना रहा है भारत में, मेड इन इंडिया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट भारत कौशल विकास योजना देख सकते हो। प्रमोशन ऑफ R&D इन इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं होता वहाँ पे नई चीज़ें नहीं आती। जो भी देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे है वही पूरी दुनिया पे कब्जा किए हुए हैं, राज कर रहे हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। अब ये प्रोग्राम अचीव इन लोगों ने किया था, जैसे इन लोगों ने इंफॉर्मेशन सेंटर्स इन लोगों ने बनाया। रिसर्च सपोर्टेड 13 नेशनल इंफॉर्मेशन एंड डेटा सेंटर्स इन डिफरेंट एरियाज़। इसने बनाया कई जगहों पे, उसमें R&D सेक्टर, एकेडमिक सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर में इसने बनाया था। दूसरा सेटिंग अप वैल्यू एडेड पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वापिस है वैल्यू एडेड पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू स्ट्रेंथन पेटेंट्स इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज़। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भारत में जितने भी नए रिसर्च होते हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट मिल सके, उसके लिए पेटेंट सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन लोगों ने इसको शुरू किया। नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज पुणे, ये सब चीज़ें ये लोग काम करते हैं। इस पे इसी ख़त्म हो गया। अगला नेशनल एक्सेस सेंटर टू इंटरनेशनल डेटा सर्विसेज, नेकिट्स। ये
80-90 के बीच में शुरू हुआ था। और इसने ऑनलाइन एक्सेस प्रोवाइड किया किसको, इंटरनेशनल डेटाबेसेस के साथ ऑनलाइन इन्होंने किया, जैसे डायलॉग हो गया, एसटीएन हो गया, इसके माध्यम से इन्होंने किया। सीडी रोम नेशनल कलेक्शन सेंटर इन लोगों ने किया। पहले तो सीडी रोम हुआ चलता था, आजकल इंटरनेट हो गया, तो अभी ये थोड़ा सा कम हुआ। निसेट प्रो सपोर्टेड नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर्स कौन कौन से हैं, ये इन्होंने यहाँ पे बताया है। जैसे नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर लेदर एंड एलाइड इंडस्ट्री, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर फूड साइंसेज, नेशनल निकफोस, निकलाई, निक मैप, निक डैप, निक टैस, निक हेम, निक मैन, निक मास, निक कैब, एनसीबी, निक्रिस और निक ड्रोम, NCCCCCCCC। अगला है 5वां, कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्टिविटीज़ भी इन लोगों ने किया। डेलनेट, कैलिबनेट, बोनेट, पोनेट, एनीडेट, मेलिबनेट, ये सारे इन लोगों ने शुरू किया। नेट, विज्ञान, ये सारी चीज़ें। प्रमोशन ऑफ यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड्स, कोई भी काम करो तो उसमें स्टैंडर्ड्स हों और किसी स्टैंडर्ड के साथ काम करो, तो कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, ये सब कुछ इन लोगों ने बनाया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एप्लीकेशन, CDS, IS, इसने दिमाग ख़राब किया होगा आपका। किस चीज़ के लिए, जब आपको प्रैक्टिकल की चीज़ें करनी होती थी, तो वही ये बला है, ये इसने प्रमोट किया था इस चीज़ को। CDS, IS तो सपने में भी आता होगा तो ये एग्जांपल आप दे सकते हो। मैन पावर डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से स्किलफुल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल हमारे पास हों। उसके लिए निसेट ने काफ़ी अच्छा काम किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह शुरू किया। इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ भी इसने किया। निसेट ने एडवाइजरी कमेटी को फंक्शन किया, नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर यूनिसिस्ट एट द नेशनल एडवाइजरी ग्रुप फॉर यूनेस्को, इसने ये किया। उसके बाद R&D एक्टिविटीज़ भी इसने किया इंफॉर्मेशन साइंस में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसने किया था। तो ये निसेट के इतने ढेर सारे प्रोग्राम हो गए। निसेट पे PhD नहीं करना, निसेट पे अगर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। अगर साइंस और पूरा पे आ जाएगा तो सिर्फ निसेट के बारे में थोड़ा सा ही लिखना है, इसीलिए मैंने थोड़ा इधर शॉर्ट में ही बताया। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC सेटअप 1975 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डेवलपिंग कंप्यूटराइज्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर। ऑब्जेक्टिव जरूर याद करना, फॉर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू फैसिलिटेट किस चीज़ के लिए, प्लानिंग डिसीजन मेकिंग इन द कंट्री। सेंटर कमीशन नेशनल वाइड ऑनलाइन नेटवर्क कॉल्ड निकनेट in 1977 to enable efficient exchange of information between central and state government departments and between states and districts. NICNET is one of the largest VSAT-based network connecting, ये सब हो गया। NIC अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इसके अंदर आता है। अभी इसका नाम बदल गया, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है। इसके हेडक्वार्टर वगैरह सब बताए हैं। मेन चीज़ हमें इसको नहीं करना, ये काम क्या करता है ये हमें जानना है। तो ये एक इसने कुछ वो भी बनाए हैं, ये कुछ इसने बना रखे हैं, क्या इसको बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड पेपरलेस एग्जामिनेशन सिस्टम, कंप्यूटर टेलीफोन इंटरफेस, ई-कॉमर्स, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सेंटर, ये कुछ चीज़ें इसने कर रखे हैं। इंफॉर्मेट्रिक्स, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंटरनेट सर्विस, मैथमेटिकल मॉडल एंड सिमुलेशन, नेटवर्किंग, ऑफिस ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, ट्रेनिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कुछ चीज़ें करता रहता है। कंसल्टेंसी का ये प्रोग्राम करता है। NIC प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव कंसल्टेंसी सर्विसेज इन द एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द राइट फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ IT नीड्स एंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई कुछ करना चाहता तो कंसल्ट करते हैं। ई-कॉमर्स का काम करता है, सेटअप ए स्टेट ऑफ द आर्ट ई-कॉमर्स सर्वर एट निकनेट और दिस सर्वर इज बेस्ड ऑन ट्रेडिंग पोस्ट एंड इनकॉर्पोरेट्स इंटरनेट WWW मेलिंग सिस्टम, ये सब। इंफॉर्मेटिक्स, 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज, बायोमेडिकल इंफॉर्मेशन सर्विस, पेटेंट इंफॉर्मेशन सर्विस एंड रूरल इंफॉर्मेशन सर्विस, ये 3 चीज़ करता है। अब
पेटेंट तो ये भी करता है निस्सैट। तो फिर देखो एक चीज़ पढ़ा और वहीं से छाप देना, बाकी ये जो कुछ एग्जांपल्स दें, एग्जांपल्स थोड़े अलग होने चाहिए। बायोमेडिकल वाला कर दी, रूरल इंफॉर्मेशन सर्विस ये कुछ करता है, बट अब हर चीज़ का एग्जांपल्स हम ज़्यादा करेंगे तो ये याद होने वाला नहीं, ये कुछ काम करता है। ये सारी चीज़ें इंटरनेट सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करता है, नेटवर्किंग सर्विसेज, ट्रेनिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये कुछ सर्विसेज देता है बेचारा NIC। बेचारा नहीं, खूब ज़्यादा लूटते हैं पैसे, इधर उधर करते रहते हैं। अगर ये बहुत अच्छे से काम करता तो सबको ही इन्फॉर्मेशन एकदम अच्छे से मिलती। अभी NIC क्या है किसी को पता ही नहीं चला। बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम तीसरा ये है। सबसे पहले हम लोगों ने निस्सैट पढ़ा, फिर NIC पढ़ा, अब BTIS पढ़ेंगे। ये सब साइंस वाला पढ़ रहे हैं कि साइंस के फील्ड में कौन कौन से सिस्टम्स और प्रोग्राम्स बनाए गए। तो आपने वो स्टेम सेल वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज़ भी मिला था बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। उसने DNA का कुछ कोड वगैरह कुछ जाना था उसके मामले में। हालांकि वो अमेरिकन सिटीजनशिप लिया था तब उसे मिला था। टू प्रमोट R&D एफर्ट्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल, एनिमल, इन्वायरमेंटल, मेडिकल एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो ये प्रमोट करता है, उसके नाम से ही पता चलता है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। यहाँ पे इसके कुछ प्रोग्राम्स हैं जो यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, जैसे टू अंडरटेक एडवांस रिसर्च इन फ्रंटियर एरिया ऑफ बायोफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब बायोफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आजकल। आपने देखा होगा लेज़र ऑपरेशंस वगैरह हो रहे हैं, तो अभी सारी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हो गए हैं। कंप्यूटिंग बायोलॉजी, बताओ, बायोलॉजी अभी तक हम पढ़ते थे मेढक को चीरना, चूहे को पकड़ के उस पर एक्सपेरिमेंट करना, लेकिन आजकल कंप्यूटिंग बायोलॉजी हो गया, बताओ। इस्टेब्लिश ह्यूमन रिसोर्स इन बायोफॉर्मेटिक्स, इस्टेब्लिश इफेक्टिव एकेडमी industry interface to pursue and promote international cooperation, leading institutions, organizations and create suitable। देखो एक चीज़ है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। सबसे पहले लोग बात करते हैं कि IT वाला, फिर उसके बाद नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल। अगर दो चीज़ें हमको याद करना पड़ेगा, एक नेशनल लेवल पे काम कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे ये जो काम करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ होगा, जैसे NIC होगा या ये होगा, तो वो लोग अपने विषय से रिलेटेड रिसर्च करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, ये रीजनल लेवल पर भी उसको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तीसरी, एकेडमिक्स को ये ठीक करने की कोशिश करेंगे। चौथी, जब इंटरनेशनल लेवल पे आएगा तो कोऑपरेशन करेंगे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यही होता है। अगला यहाँ पे फंक्शंस दिया हुआ है, एक बार फंक्शंस देख लेते हैं। ये रहा, इट कोऑर्डिनेट्स एड एक्टिविटी ऑफ BTINS नेट एंड प्रोवाइड नेशनल वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क बिटवीन। जैसे वो भारत नेट का आपने सुना होगा, ऐसे BTIS। अब देखो BTIS नेट, BTIS पहले दिया रहेगा, नेट बाद में आप जोड़ लोगे। बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, TI हो गया, BTIS प्रोवाइड्स। तो ये अभी तो भारत नेट आ गया, तो भारत नेट जो है वो इंटरनेट के लिए है, और ये जो नेट है वो बायो इन्फॉर्मेशंस के लिए, बायोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेंटर्स के नेटवर्क का बनाया गया। ये इट आल्सो कोऑर्डिनेट्स लिंकेज एंड कोऑपरेशन विद एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ बायो इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स लोकेटेड अब्रॉड। फिर वो विदेश के लोगों से काम करवाता है, फिर वही सेम चीज़ें रिपीट कर रखें। पेटेंट फैसिलिटीज़ देते हैं भाई लोग, यही सब करते हैं। ये देखो यार, वो कितना खूबसूरत है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, अभी तक जेनेटिक चीज़ें बायोलॉजी में पढ़ते थे, अब इंजीनियरिंग आ गया। फिर ये वीरोलॉजी एंड एनिमल कल्चर, प्लांट टिश्यू, मॉलिकुलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये सब चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे मेजर एक्टिविटीज़, अभी इन लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेसेस बहुत अच्छा काम करते हैं। कौन सा डेटाबेस ये लोग करेंगे, आपको पता ही है कि जो भी लाइब्रेरी से बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें होंगी उसकी। फिर R&D करेंगे, आप कोर्स करेंगे, फिर ट्रेनिंग देंगे, फिर डिसेमिनेट करेंगे। ये सब तो हम लोगों के बाएं हाथ का खेल है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन करेंगे, ये तो हमें पता ही है।
चलो अगला एनविस, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये लोग भी वही करेंगे। सबसे पहले भारत में काम करेंगे, फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन करेंगे। अभी देखते हैं ये लोग क्या क्या काम करते हैं, ये देखते हैं। अच्छा, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट, मोफी, इसका नाम हो गया है, इसका नाम चेंज हो गया है शायद, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट। इस एक बार आप देख लेना, कई चीज़ें इसमें हड़प्पा काल की चीज़ दी हुई हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू बिल्ड ए रिपोजिटरी एंड डिसेमिनेशन सेंटर, मैंने बोला था ना, इन इन्वायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग, टू गियर अप मॉडर्न टेक्नोलॉजी, देखो टेक्नोलॉजी आ गया, उसमें भी हर चीज़ में IT घुसेड़ेंगे। फिर किस लिए, एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, डिसेमिनेशन के लिए। टू सपोर्ट एंड प्रमोट रिसर्च डेवलपमेंट, हर तीनों में देखो, चारों में जब हम लोग इंटरकनेक्ट करते हैं ना किसी चीज़ को, तो एकदम मज़ा आ जाता है। तो सिर्फ नाम बदलो, बाकी सारे चीज़ें, ऑब्जेक्टिव्स इन लोगों के सेम ही हैं। अगला देखो शॉर्ट टर्म, एक तो लॉन्ग टर्म एग्जेक्टिव है, ये शॉर्ट टर्म, तो प्रोवाइड नेशनल इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस, रेलिवेंट प्रेजेंट नीड्स एंड कैपेबल डेवलपमेंट्स, इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करेंगे। बिल्डअप स्टोरेज, रिट्रीवल, डिसेमिनेशन, प्रमोट नेशनल इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मैंने बोला था ना ये आएगा। आया। टू प्रमोट एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एमंग डेवलपिंग कंट्रीज़, बहुत बढ़िया काम करेंगे, इतनी बहादुरी काम करेंगे। इनके फंक्शंस क्या हैं एक बार देख लेते हैं। ये 2 चीज़ें याद रखो, उनका नाम, उनका फुल फॉर्म क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके फंक्शन क्या हैं। मुझे लगता है अब दूसरा वीडियो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि पॉइंट्स ऐसे ही निकल रहे हैं। सो ये जब एक्सपीरियंस आपके पास आ जाता है ना काम करते करते, तो ऐसा होता है। सबसे तो आप भी ऐसा करोगे, मज़ा आएगा। देखो सबसे पहले ये लोग कोऑर्डिनेट करेंगे इनविस नेटवर्क के बारे में, जो ऑब्जेक्टिव था वही इनका फंक्शन है। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन द इनविस सेंटर्स स्पेशलाइज्ड एरिया। उसके बाद तीसरा, फ्रेमिंग गाइडलाइंस, डिजाइनिंग प्रोसीजर ऑफ इनविस सेंटर्स, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग, रेगुलरली अपडेटिंग वेबसाइट, रिस्पॉन्डिंग थ्रू यूजर्स क्यूरीज। फिर ये लाइसन विथ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, पब्लिशिंग क्वार्टरली, फिर पब्लिशिंग क्वार्टरली न्यूज़लेटर, इन्वायरो न्यूज़, आफ्ट्रैक्टिंग सर्विस भी ये लोग देते हैं, पर्यावरण आफ्ट्रैक्ट्स। खूबसूरत है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी भी करनी होगी तो ये कुछ वेबसाइट्स अच्छी हैं, उसको आप पढ़ सकते हो। हालांकि जो एग्ज़ाम्स की स्पेसिफिक वेबसाइट हैं, देखो ये था, मैं दरअसल बुक से पढ़ रहा हूँ ना, तो फिर इसको कई बार ऊपर करना भूल जाता हूँ, तो आप भी अपना बुक खोल के बैठो। इनविस के बारे में हम लोगों ने देख लिया, फंक्शंस भी बता दिया। कितनी बार एक ही चीज़ रिपीट करके रखते हैं लोग। ये देखो, फिर इन्होंने फंक्शंस भी, फिर कलेक्शन डेवलपमेंट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, डेवलप करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, वही चीज़। इन्फ्लिपनेट के बारे में तो हम लोगों ने कितना विस्तार से पढ़ा है, तो हम लोग सीधे ही पढ़ लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट एंड एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन फैसिलिटीज टू इम्प्रूव कैपेबिलिटी इन द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एंड एक्सेस। इसके बारे में चलो मैं थोड़ा सा पढ़ दूँ, पता चले कोई पहली बार पढ़ रहा हो तो आत्महत्या कर ले। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इसका ये फुल फॉर्म है, ठीक है। इन्फ्लिपनेट सेंटर इज़ ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ यूजीसी का इसका बनाया है, ठीक है। चलो जानकारी बढ़ गई होगी। तो एस्टेब्लिश इन्फ्लिपनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इज़ लिंकिंग लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। दरअसल इन्फ्लिपनेट क्या है ना यार, लाइब्रेरी, ढेर सारी लाइब्रेरियों को इंटरलिंक कर दिया। सब लोगों ने बोला देखो तुम्हारे पास जो रिसोर्स है वो मुझे दोगे, जो मेरे पास है तुम्हें दे देंगे। तो उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए इन्फ्लिपनेट बनाया गया। तो ये लोग ई रिसोर्सेज ही नहीं बल्कि कोई भी रिसोर्स इन्हें चाहिए होता है तो ये लोग उस पर मांगते हैं, और अपनी लाइब्रेरी में क्या है वो प्रमोट भी करते रहते हैं। तो इसमें देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, डेटाबेस डेवलपमेंट, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इस सब में काम करता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भाई ने काफ़ी अच्छा, श्री इन्फ्लिपनेट ने बहुत अच्छा काम किया है। माइस्क्यूएल वगैरह इसने बनाया है। सोल सॉफ्टवेयर बहुत खूबसूरत है यार, अप्रिसिएट करना चाहिए। मैंने काम किया है इस पे, सोल पे, तो बहुत मज़ा आया। नेटवर्किंग में इसने क्या किया, यूजीसी के अंदर आने वाले जितने भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, कॉलेजेस हैं, उसकी लाइब्रेरी को जोड़ा। डेटाबेस डेवलपमेंट के लिए इसने CD रोम, करंट सीरियल्स, ये सारी चीज़ें इसने बहुत काम किया है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा सोल सॉफ्टवेयर और हेल्प करता ही रहता है ये। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग वगैरह ऑर्गेनाइज ये करता है।
बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सर्विस भी देता है, CD रोम, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, ये सब कुछ देता है। UGC इन्फोनेट, ये सारा काम ये करता है। अगला हम लोग आ गए निस्केयर। निस्केयर क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज 2002 में बना अटल की सरकार में। फॉलोइंग द मर्जर ऑफ 2 CSIR इंस्टीट्यूशंस, इन दोनों को जोड़ दिया, CSIR इंस्टीट्यूट को, इंसडॉक एंड निस्कॉम को, दोनों को जोड़ करके बनाया। इसने 2 करेंट नेशनल लेवल प्रोजेक्ट ऑफ निस्केयर इज TKDL और NSDL। इसके 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं। TKDL ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, बहुत ज़्यादा ये फेमस है। इंडिया हैज़ रिच कलेक्शन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज विच इज़ अर्लियर अनडॉक्यूमेंटेड। ये बात सही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अमेरिकन्स ने क्या किया था कि हल्दी जो होता है उस पर उन दुष्टों ने पेटेंट ले लिया था, जबकि हल्दी के जो गुण हैं, जो उसके आयुर्वेदिक गुण हैं, वो तो सबको पता है। तो फिर भारत सरकार और जापान ने, दोनों ने मिल करके ये पूरा पब्लिक कर दिया था। तो इससे पहले ही निस्केयर ने इसमें अच्छा काम करना शुरू कर दिया था। तो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को हम लोगों ने पूरा सार्वजनिक कर दिया, लो अब लो पेटेंट। तो ये बड़ा समस्या ये लोग खड़ा करते हैं। स्केलेटिंग मिस अप्रोप्रिएट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, देखो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज इन रिसेंट टाइम्स नेसेसरी टू प्रोटेक्शन ऑफ टेक्निकल नॉलेज। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। मैंने ये जो बताया, देखो एक आयुष मंत्रालय भी इन लोगों ने शुरू किया था, ये निस्केयर के अंदर ये ही था। नहीं, ये अलग है। आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा योगा। अच्छा, आयुष का फुल फॉर्म होता है योगा, आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, ये किसके अंदर है? आई थिंक ये देख लेना किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ही बता रहे हैं इसमें। तो ये सब चीज़ें इसने काफ़ी काम किया TKDL वालों ने। नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी इसने बोला था, ये भी एक कमाल की प्रोजेक्ट था। ये लोग आप एक बार वेबसाइट्स पे जाकर पे इसके विज़िट कर सकते हो, बड़ा मज़ा आएगा। अंडर एक दिन कभी मैं चलूँगा, आप लोगों को वेबसाइट से दिखाऊंगा सारा। वेबसाइट्स अंडर NSDL प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू डिजिटल resource of curriculum related materials in science and technology will be provided to students in remote areas. NSDL will implemented by NISCARE with the active participation of UGC and Ministry of Human Resource Development. ये होगा CISR E-General Consortium, फिर INDEST Consortium, Ministry of Human Resource Development set up INDEST, Indian National Digital Library in Engineering, Science and Technology। तो ये कुछ चीज़ें तो पूरा साइंस की ही थी, साइंस के बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोशल साइंसेस का कवर करते हैं, सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़ बोथ। इसमें थोड़ा सा ये बोल रहा है कि स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट, तो मैं खाली कर देता हूँ थोड़ा सा फ़ोन, फिर बनाता हूँ वीडियो। चलो मौज करो।